Hi dosto, welcome to Blue Pen, Blue Marker. So this time again we are with this book Rainbow 1 class 11th. हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर थे दोस्तों। हम लोग चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग पर थे और हमने फर्स्ट लेक्चर हमने इसका कर लिया था। तो ये आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वैसे हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 21 से। हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा 21 से। तो हम चलिए लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको देख लेते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पैरा 4 से है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बोर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशंस। कह रहा है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वॉज बोर्न वजूद में आया था, पैदा हुआ था, जन्म लिया था विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी, मतलब उदार सार्वजनिक दान। लिबरल माने उदार और पब्लिक चैरिटी माने सार्वजनिक दान। मीन्स जहाँ पर लोगों ने, कॉमन पब्लिक ने, देश की जनता ने क्या किया था? दान पुण्य दिया था, दान दिया था। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उदार सार्वजनिक, है ना, दान। तो इसी उदार सार्वजनिक दान की सहायता से ये नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ था। इसी से उसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड डोनेशंस, चैरिटी एंड डोनेशंस, है ना, चैरिटी और डोनेशन दो चीज़ें आ गई यहाँ पे दोस्तों। आपको पता है ना, चैरिटी, डोनेशन एंड एंडोमेंट और गिफ्ट, ये कुछ चीज़ें हैं टर्म्स में जो आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखिए, डोनेशन क्या होता है सर? डोनेशन का मतलब होता है किसी को वॉलंटरीली किसी को कुछ देना, किसी को गिफ्ट देना। और ये जो जैसे हम लोग किसी ट्रस्ट में डोनेट करते हैं, जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग करते हैं। हमारी इच्छा होती है तब जाकर हम ब्लड डोनेट करते हैं, दान देते हैं। क्लियर है? अब रही बात, ये जो हम दान देते हैं ये टैक्स के एम्बिट में आता है। डोनेशंस टैक्स के एम्बिट में आता है ना, इसमें टैक्स लगेगा। लेकिन यहीं अगर हम लोग चैरिटी की बात करें तो चैरिटी एक बड़े पैमाने पर हम होता है। आप इसमें जो चैरिटी है, हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम कुछ दान करते हैं, देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन लोगों के भलाई के लिए काम करता है, तो ये हुआ एक चैरिटी। दूसरी बात, कभी कोई ऐसा संगठन होता है जो फंड रेज करता है, पैसा इकट्ठा करता है ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। गरीब लोगों, जो लाचार लोग हैं या कोई इस तरह के ज़रूरतमंद है, नीडी लोग हैं, उसको अगर वो दे सके तो इसको हम लोग चैरिटी कहते हैं। तो चैरिटी का सेंस दो तरह से होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके या फिर किसी को पर्सनली जो ज़रूरत में है उसको दे करके। मीन्स डोनेशंस एंड चैरिटी। और लेकिन चैरिटी पर एक बात आपको याद रखना चाहिए कि चैरिटी जो है वो टैक्स के एम्बिट में नहीं आता है। वो टैक्स हम उसमें नहीं चुकाते हैं, नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ओके। और एक तीसरी बात है इंडोमेंट। इंडोमेंट भी वही होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं गिफ्ट या दान। लेकिन इंडोमेंट क्या होता है? किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी संस्थान को बनाने के लिए पब्लिक के द्वारा जब एक बार दान दिया जाता है, एक बार, और वो दान पूरा का पूरा एट ए टाइम खर्च नहीं कर सकते, उसको हम लोग रख लेते हैं और वो फर्दर इनकम जनरेट करने के काम में आता है, तो हम ऐसे दान को हम लोग बोलते हैं एंडोमेंट। क्लियर है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो वही ये कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाषण में कहते हैं कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इनका जो जन्म हुआ था, इनको जो बनाया गया था, एक लिबरल पब्लिक चैरिटी की मदद से बनाया गया था। लोगों ने इसमें अपना दान पुण्य किया था और तब जाकर इनके डोनेशंस से, इनके चैरिटी से ये संस्थान वजूद में आया था। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift। बड़ा लंबा सेंटेंस है, तो चलिए हम लोग इसको तोड़ के पढ़ लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड
ऐसा यकीन किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली, कहता है कि मूल रूप से इस विश्वविद्यालय का जो की स्थापना हुई थी, इसको जो फाउंड किया गया था, फाउंड मैंने होता है स्थापित करना, है ना, स्थापना हुई थी, किससे हुई थी? विद एन इंडोमेंट, विद दान से हुई थी। वही मैंने कहा नहीं, अभी मैंने आपको इंडोमेंट के बारे में बताया, है ना, किसी इसको चैरिटी कह लीजिए, आप डोनेशन कह लीजिए, जो वन टाइम दिया जाता है, लेकिन उस फंड को वो जो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है उसको रख करके फर्दर वो इनकम जनरेट करता है, तो ये कहलाता है इंडोमेंट। क्लियर है बात? चलिए, तो ये जो ओरिजिनली फॉर्म किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इंडोमेंट के साथ किया गया था, इंडोमेंट के द्वारा किया गया था। और ये इंडोमेंट किन्ने क्रिएट किया था? ये क्रिएट किया था 500 ट्रेडर्स ने, 500 व्यापारियों ने, जो कि जिन लोगों ने हु परचेज लैंड, जो कि एक भूमि के टुकड़े को जिन लोगों ने ख़रीदा था विद देयर मनी, अपने पैसों से, ये ट्रेडर्स, ठीक है, एंड ऑफर्ड इट, और इन लोगों ने दिया था किसको? टू लॉर्ड बुद्धा एज ए गिफ्ट, और महात्मा गौतम बुद्ध को एक तोहफे के रूप में इन लोगों ने इसको दिया था। किन लोगों ने? ये 500 ट्रेडर्स ने। आप देख रहे हैं, आप भी लाइन बाय लाइन देखिए इसको, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। बाय द टाइम ऑफ ह्यून टी सेंग विजिट, कहता है कि ह्यून टी सेंग के विज़िट के वक्त तक, मतलब जब ह्यून टी सेंग जब नालंदा विज़िट किया था, नालंदा को आया था, नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, तब तक नालंदा एक पूरी तरह से एक जो है एक विश्वविद्यालय बन चुका था। क्या बन चुका था? एक यूनिवर्सिटी बन चुका था। कौन? नालंदा। एंड हैड एट दैट टाइम, और उस समय नालंदा के पास क्या था? 6 लार्ज विहार्स, 6 सबसे बड़े बड़े विहार्स थे। विहार बोलते हैं दोस्तों बुद्ध का जो मोनेस्ट्री था या टेम्पल्स था, उसको हम लोग विहार बोलते हैं, है ना। उस तरह का जो बनाया हुआ था, तो वो बुद्ध का जो टेम्पल्स था उसको हम लोग विहार बोलते हैं, विहार्स, ठीक है ना। 6 बड़े बड़े विहार्स उस वक्त तक बन चुके थे जब टी सेंग यहाँ नालंदा आया था। द 8th century inscription, okay, the 8th century inscription of Yasovarman contains a telling description of Nalanda। आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी का इंस्क्रिप्शन जो था, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों शिलालेख को, जो पत्थर में गोद कर या खोद कर लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो 8th century इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन के जो इंस्क्रिप्शन था, वो क्या कंटेंट करता था? उसमें क्या शामिल था? अ टेलिंग डिस्क्रिप्शन। टेलिंग का मतलब है काफ़ी फोर्सफुल, काफ़ी पावरफुल उसमें वर्णन था, डिस्क्रिप्शन था। किस चीज़ का? नालंदा का डिस्क्रिप्शन था। वो जो शिलालेख था, 8वीं शताब्दी का जो शिलालेख था, उसमें नालंदा का डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, काफ़ी फोर्सफुल, काफ़ी असरदार, काफ़ी प्रभावशाली क्या था? वर्णन था। किसका? नालंदा का। क्लियर है? द हाई स्पायर्स ऑफ द विहाराज इन ए रो, कहता है कि स्पायर्स बोलते हैं दोस्तों पीक को, चोटी को, है ना। द हाई स्पायर्स, ऊंची चोटियाँ जो थीं ऑफ विहाराज, किसके? उसी बौद्ध मंदिर के, विहार्स के, इन ए रो, एक लाइन में थे। सीम टू बी स्काई हाई, ऐसा दिख रहा था कि वो गगनचुंबी दिख रहा था, स्काई हाई, काफ़ी ऊंचा दिख रहा था। एंड अराउंड देम, और उसके चारों तरफ, उन बौद्ध मंदिरों के चारों तरफ वर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर, तालाब थे, पोन्ड्स थे, क्लियर वाटर के, वाटर एकदम क्लियर था, क्लीन था, एकदम उस ना क्लीन वाटर के तालाब थे। इन विच, और जिन तालाबों में फ्लोटेड मैंने तैरना, क्या तैर रहे थे? रेड एंड येलो
लोटसेस, लाल और पीले कमल के फूल उसमें क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। इंटरपर्स्ड बाय द कूल शेड, इंटरपर्स मैंने होता है दोस्तों छितराना, बिखेरना, है ना, हाँ इस तरह से, है ना, बिखेर देना। लेकिन यहाँ इंटरपर्स्ड का मतलब होगा कि वो जो लोटसेस थे, वो जो कमल के फूल थे, वो इंटरपर्स्ड हो रहे थे बाय द कूल शेड, ठंडी छाँव में, मतलब बिखरे हुए थे ठंडी छाँव में ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, वो जो आम के जो ग्रुप्स थे, आम के जो पेड़ लगे हुए थे, उसके परछाई में, उसके शेड में ये जो लोटस के जो पीले और लाल फूल थे, ये बिखरे हुए थे, छितरे हुए थे, है ना, ठीक है। उसके बाद द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर ऑफ द हॉल्स containing rich ornamentation and beautiful idols filled one with wonder। बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, बट हम लोग देखते हैं, तोड़ तोड़ करके हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। द आर्किटेक्चर, देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चर कहते हैं हम लोग घर बनाने की कला को, किस तरह से घर बनता है, घर बनाने की कला को हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं आर्किटेक्चर, क्लियर है। और या हम इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तुकला या वास्तुशास्त्र, ठीक है। तो द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर, और स्कल्पचर बोलते हैं दोस्तों जब पत्थर को है ना खोद खोद करके कुछ उसमें बनाया जाता है, उसको उर्दू में बोलते हैं संग तराशी, संग तराशी का काम, या हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे मूर्ति कला। क्या बोलेंगे? मूर्ति कला, ठीक है ना। तो कहता है कि द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर, कहता है कि वो जो घर बनाने का कार्य था, वास्तुकला था या मूर्ति कला था, दोनों ही ऑफ द हॉल्स, वो जो हॉल बने हुए थे, वहाँ जो हॉल बने हुए थे, वो जो कमरे बने हुए थे बड़े बड़े, उसका दोनों ही देखने के लायक था। कंटेनिंग रिच ऑर्नामेंटेशन, उसमें क्या सम्मिलित था? समृद्ध अलंकरण, समृद्ध जो जेवरात थे, जो अलंकार थे, जो गहने थे, अच्छी तरह से उसमें सजे हुए थे। कहने का मतलब है कि वो जो हॉल्स थे, वो जो रूम्स थे, बहुत खूबसूरती से वो सजे हुए थे, है ना, समृद्ध उनका अलंकरण किया गया था। एंड ब्यूटीफुल आइडॉल्स, और उसके अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर जो है मूर्तियाँ, आइडॉल्स रखी गई थी। क्लियर है? ओके। फील्ड वन विद वंडर, और जो भी वहाँ अगर जाता तो उस इंसान को वो क्या होता है, एक आश्चर्य लगता, उसको एक हैरत होती कि ऐसा भी हॉल हो सकता है ना। फील्ड वन किसी इंसान को भर देता है विद वंडर, आश्चर्य से। ऐसे ऐसे अगर वो अलंकरण देखेगा, ऐसे ऐसे अगर वो आर्किटेक्चर देखेगा, तो किसी भी इंसान को एक आश्चर्य तो होने की बात है ही। Although there are many संग्राम्स इन इंडिया, कहते हैं कि यद्यपि बहुत सारे ऐसे संग्राम्स हैं इंडिया में। संग्राम्स बोलते हैं दोस्तों वैसी जगह, संग्राम वैसी जगह जहाँ पे बुद्ध के मानने वाले लोग रहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग रहते हैं, उसको हम लोग संग्राम कहते हैं। कहते हैं कि यद्यपि देखा जाए तो बहुत सारे संग्राम्स है ना इंडिया में, हमारे भारत में मौजूद हैं, बट द वन एट नालंदा इज़ अनइक्वल्ड, लेकिन वो जो नालंदा में है, वो जो नालंदा में मौजूद है, वो अनपैरेलल्ड है, अनइक्वल है, इसका कोई दूसरा सानी नहीं है, ये अद्वितीय है। बात पकड़ में आ रही है? एट द टाइम ऑफ द चाइनीज़ ट्रैवलर आई.टी. सिंग्स विजिट, कहता है कि आई.टी. सिंह जो चाइना का जो यात्री था, उसके समय में उसके दर्शन के समय में जब वो वहाँ नालंदा पहुँचा था, देर वर 300 बिग रूम्स, वहाँ पर 300 बड़े हॉल्स थे, रूम्स वहाँ बन चुके थे। एंड 8 हॉल्स, मतलब 300 बड़े बड़े रूम्स थे और 8 बड़े बड़े हॉल्स थे। हॉल माने कई रूम को मिलाकर एक हॉल बनाया जाता है, रूम तो छोटा होता है। क्लियर है? The remains discovered by the archaeological excavation fully bear out the truth of these descriptions। कहते ये जो हम आपको वर्णन कर रहे हैं, ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। किसकी खुदाई से? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, मतलब है ना, ये जो पुरातत्व विज्ञान का जो खुदाई हुई थी,
दोस्तों आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन बोलते हैं कभी कभी जब बहुत सारी जगहों को खुदाई करके वहाँ के अवशेष को निकाला जाता है, पता किया जाता है कि इनके पास्ट में यहाँ क्या था, क्या चीज़ नहीं था, कोयला था, मंदिर था, मस्जिद थी, आखिर इसके अंदर था क्या। इसको ये आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और ये है ना, इसको हम पुरातत्ववाद बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, द रिमेन्स डिस्कवर्ड कहते हैं कि वो जो बचे खुचे चीज़ थे, रिमेन्स थे, इसको हम अवशेष बोलते हैं। रिमेन्स मैंने अवशेष जो हमको मिले हैं, डिस्कवर्ड मैंने प्राप्त किए गए हैं, जिसके पता लगाए गए हैं बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, पुरातत्व की मतलब खुदाई से, फुल्ली बेयर पूरी तरह से इस है ना इसको टेस्टिमनी है ना गवाही देते हैं। क्या गवाही देते हैं? बियर टेस्टिमनी, बियर आउट मैंने होता है बताना, गवाही देना। क्या गवाही देते हैं? द ट्रूथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शंस, जो भी हमने बयान किया, जो भी हमने अभी बताया, वर्णन किया, उसकी सच्चाई का पूरी तरह से ये जो खुदाई है, ये जो पुरातत्व जो खुदाई है, एक्सकेवेशन है, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन है, इससे पूरा सिद्ध होता है, साबित होता है कि हमने जो भी बातें की हैं वो सही हैं। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कम्प्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज़। उन लोगों को जो नालंदा में टीचर होते थे या शिष्य होते थे, उन लोगों को है ना इकोनॉमिक वरीज़, आर्थिक जो परेशानियां होती हैं उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था, है ना। बिसाइड्स द गिफ्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, कहता है कि है ना भूमि और बिल्डिंग और लैंड की गिफ्ट्स के इलावे, बिसाइड्स इलावे, उसके अतिरिक्त द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस, कहता है कि 100 गांव जो थे वहाँ, उसका जो रेवेन्यू था, उसका जो पैसा था, हैड बीन सेट अपार्ट, है ना, इसको अलग से रखा गया था, सेट अपार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। उसको उन पैसों को, ये 100 गाँव के उन पैसों को एक ट्रस्ट बना दिया गया था। जैसे एक ट्रस्ट होता है ना, एक ट्रस्ट बना दिया गया था टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और वहाँ का जो बार जो खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर होता था, रिकरिंग मैंने बार होने वाला जो खर्चा होता था, उसको पूरा किया जाता था। टू मीट मैंने पूरा करना, टू मीट एक्सपेंडिचर मैंने खर्चों को पूरा करना। वहाँ के खर्चा को इस तरह से पूरा किया जाता था। वहाँ के 100 गाँव के लोगों का एक ट्रस्ट बनाया गया था और उस ट्रस्ट में उस पैसे को जमा रखा जाता था। वहाँ के टीचर को, स्टूडेंट्स को पैसों की या आर्थिक किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, कहता है कि इस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी थी, जो जायदाद थी, हैड इंक्रीज टू 200 विलेजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे 200 गाँव तक फैलता बढ़ गया। बाय द टाइम ऑफ IT सिंह विज़िट, जब IT सिंह ने नालंदा को विज़िट किया था, वहाँ वो गए थे, वहाँ वो पहुँचे थे, तब तक इस ट्रस्ट की जो जायदाद है, मिल्कियत है, वो दुगुना हो गया था। 100 गाँव का था, अब ये 200 गाँव तक बढ़कर चला गया था, इंक्रीज़ हो गया था। द थ्री स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, कहता है कि ये जो 3 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ने हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट, काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा लिया था, भाग लिया था, किसको? इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस, बिल्डिंग्स का और फाइनेंस को मेंटेन करने का, उसको बैलेंस करने का, उसको देने का, मेंटेनेंस का पूरा जिम्मेदारी लिया था। किसने? बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश ने। इन तीनों राज्यों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा ले रखा था। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पैरा नंबर 5 की। कॉपर प्लेट्स एंड स्टैच्यूज ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा एंड देवपाल देवा ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एट नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो कह रहा है कि कॉपर प्लेट्स, तांबे के प्लेट्स और मूर्तियाँ, स्टैचूज़ माने मूर्तियाँ, ऑफ द एज, उस ज़माने का, उस दौर का,
उस दौर की वो तांबे की प्लेट्स और मूर्तियाँ थी। किस दौर की? महाराजा धर्मपाल देवा और देवपाल देवा, जो ये दोनों बंगाल के थे, है ना, उनके दौर की मूर्तियाँ और प्लेट्स, है ना, ठीक है, हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं एट नालंदा। कहाँ? नालंदा में। मतलब नालंदा में प्लेट्स जो कॉपर की और कॉपर की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो किस ज़माने की हैं? धर्मपाल देवा और देवपाल देवा के ज़माने की हैं। इन द कोर्स ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। और ये मिला कब है? जब आर्कोलॉजिकल खुदाई, पुरातत्ववाद खुदाई हुई थी, तब ये मूर्तियाँ और प्लेट्स वहाँ प्राप्त हुई हैं। वन ऑफ दिस कॉपर प्लेट्स शेड्स लाइट। कहते उनमें से एक जो कॉपर प्लेट है वो शेड्स लाइट, प्रकाश डालता है। किस बात पे? ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, मेंटेन बाय नालंदा, जो कि नालंदा द्वारा मेंटेन किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। मतलब उसमें से एक प्लेट है जो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि नालंदा का अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो था अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी था। मतलब यहाँ पर दूसरे मुल्कों से लोग, देशों से लोग पढ़ने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ठीक है। वी लर्न फ्रॉम इट दैट श्री बालपुत्र देवा। हम इससे क्या सीखते हैं कि श्री बालपुत्र देवा, द शैलेंद्र एम्पायर्स ऑफ स्वर्ण द्वीपा, कहता है कि ये जो बालपुत्र देवा हैं ये शैलेंद्र एम्पायर ऑफ स्वर्ण द्वीपा, कहता स्वर्ण द्वीप माने टापू, स्वर्ण द्वीप का जो एम्पायर थे कौन? शैलेंद्र। नाउ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ये जो स्वर्ण द्वीप है अभी वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का एक भाग है। हैड सेंट हिज इन्वाय टू देवपाल देवा, कहते कि उसने एक अपना इन्वाय भेजा था, सफ़ीर भेजा था, या हम लोग बोल सकते कि एक दूध भेजा था। किसने भेजा था? शैलेंद्र एम्पायर ने एक दूध भेजा था। किसको भेजा था? देवपाल देवा को, द रूलर ऑफ मगध, जो कि उस वक्त मगध का शासक था। विद रिक्वेस्ट, उन्हें रिक्वेस्ट किया था देवपाल देवा से। क्या रिक्वेस्ट किया था? दैट ही शुड मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेजेस। उसने रिक्वेस्ट किया था कि वो 5 गाँव को, है ना, गिफ्ट में कर दे, है ना, शुड मेक ए गिफ्ट, उसको गिफ्ट कर दे 5 गाँव। किसको गिफ्ट कर दे? नालंदा को। किसको? नालंदा को। ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, वो जिनने मैसेज भेजा था, किसने मैसेज भेजा था? वो जो एम्पायर था, एम्पायर ने इसको कहा, मगध के शासक को कहा कि आप मेरी तरफ से 5 गाँव नालंदा को दान दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट इन इंस्क्रिप्शन, कहता है कि उसके कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शन से, इंस्क्रिप्शन माने होता है लेख से, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ था, इंस्क्राइब किया हुआ था कॉपर प्लेट पे, तांबे के प्लेट पे, बालपुत्रा द एम्पायर ऑफ जावा, कहता है कि बालपुत्रा जो था, जो जावा का एम्पायर था, है ना, शासक था, शहनशाह था, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, वो जो बालपुत्रा है, जो जावा का शहनशाह था, शासक था, बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से वो क्या हुआ था? इम्प्रेस हुआ था, प्रभावित हुआ था नालंदा की उपलब्धियों से। अचीवमेंट मन उपलब्धि ऑफ नालंदा, नालंदा की उपलब्धियों से वो जो बालपुत्र है, जो जावा का शहनशाह था, राजा था, शासक था, बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रभावित हुआ था। हैड ए लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड हेयर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा। और यही नहीं, बालपुत्रा जो जावा का जो शासक था, उसने एक बहुत बड़ा विहार बनाया था। विहार माने भाई गौतम बुद्ध का एक मंदिर, या जहाँ, है ना, जहाँ वो लोग रहते हैं, विहार जो अभी हमने आपको समझाया था। हैड विहारा कंस्ट्रक्टेड हेयर, कहाँ पर? नालंदा में उन्होंने एक विहारा को कंस्ट्रक्ट करवाया था, उसका निर्माण करवाया था। टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन, क्या देने के लिए? एक दृश्य योग एक्सप्रेशन देने के लिए,
ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्धा, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा भक्त था। वो लॉर्ड बुद्धा को अपना डिवोशन, अपनी भक्ति दिखाने और एक्सप्रेस करने, व्यक्त करने के लिए वो लॉर्ड जो बुद्धा थे उसकी भक्ति में इतना लीन थे। वो कौन? वही जावा का जो शासक था। उसने अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा विहार वहाँ बनवाया था, तामीर करवाई थी, उसका निर्माण करवाया था। दिस इज़ बट एन एग्ज़ाम्पल, कहते कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण है। दैट हैज़ सर्वाइव्ड बाय शेयर चांस, जो कि अब भी ज़िंदा है, सर्वाइव किया हुआ है, बचा हुआ है बाय शेयर चांस, सिर्फ चांस से, बाय चांस बचा हुआ है। विच गिव्स अस एन इनडेलिबल इम्प्रेशन, जो हम पर क्या छोड़ता है, एक अमिट इम्प्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ता है। ऑफ द ग्लोरी, किसका है ना, उसकी शानो शौकत का, उसकी रोबो दबदबा का, उसकी ग्लोरी का, उसकी है ना गौरव का। किसकी गौरव का? नालंदा की गौरव का हम पर एक अमिट छाप छोड़ता है। विच नालंदा एन्जॉयड द वर्ल्ड ओवर, जिस है ना, जिस इम्प्रेशन को नालंदा एंजॉय करता रहा। नालंदा के पास वो बात थी, है ना, कि कौन सी बात थी कि एक इम्प्रेशन था, एक छाप थी उसके, वहाँ के एजुकेशन की, वहाँ के ज्ञान की, कि पूरे दुनिया में लोग इसको है ना मानते थे। और यही वो नालंदा था जो पूरे दुनिया के कॉन्फिडेंस को क्या करता था, एंजॉय करता था। इसके वर्ल्ड ओवर का मतलब था पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में नालंदा क्या करता था, एंजॉय करता था इस इम्प्रेशन को, इस छाप को। क्लियर है? ओके। द नालंदा महाविहार्य आर्या भिक्षु संघ वाज हेल्ड इन ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया। तो कहता है कि नालंदा का जो महाविहार्य आर्या भिक्षु जो संघ था, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, वो उसने क्या किया था, हेल्ड ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया, पूरे एशिया में उसका बहुत बड़ा इज्जत था। स्टीम माने इज्जत, ग्रेट माने बहुत बड़ा। इस संघ का नालंदा में है ना, बल्कि कहा जाए कि पूरे एशिया में इसका क्या था, एक बहुत बड़ा इज्जत या आदर से देखा जाता था। मैनी क्ले सील्स ऑफ दिस संघ, कहता है कि इस संघ का, इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा ऐसा सील मिलेगा, मिट्टी का सील मिलेगा, चिकनी मिट्टी का सील मिलेगा। दैट हैव बीन फाउंड इन नालंदा, जो कि नालंदा में पाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते पेज नंबर 23 पर। एट द टाइम ऑफ ह्यून टी सेंग्स विजिट, कहता है कि उस समय जब ह्यून टी सेंग ने नालंदा को क्या किया था, विज़िट किया था, देखा था। नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स, तब नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 क्या थे, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे। एंड 1500 टीचर्स, और 1500 वहाँ शिक्षक थे, गुरु थे। फ्रॉम दिस इट इज़ ऑब्वियस, इन बातों से ये एकदम साफ जाहिर है, ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि द टीचर्स कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन, कि जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, वो इंडिविजुअली है ना एक एक करके इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर है ना, व्यक्तिगत रूप से वो क्या कर सकते थे, अपना अटेंशन दे सकते थे, अपना ध्यान दे सकते थे। किस पर? टू द एजुकेशन, शिक्षा पर। एंड ट्रेनिंग, और प्रशिक्षण पर। किसका? अपने स्टूडेंट्स का, अपने शिष्यों का। क्लियर है? इनफैक्ट वास्तव में नालंदा वाज देन ओनली ए सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, कहता है कि तब जो है, इनफैक्ट अगर सच्चाई में बात करें, तब जो नालंदा है क्या था, है ना, ओनली ए सेंटर, सिर्फ एक केंद्र था। किसका केंद्र था? ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का एक केंद्र था, है ना। सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से कि इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च
चूँकि एक भाषण है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में भाषण दे रहे हैं और वो भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज जो ये पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का जो सेंटर मगध यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिश हो रहा है, इसी तरह का वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी तब था, एक उच्च शिक्षा का क्या था, केंद्र था। एंड वी आर नाउ प्रपोजिंग एस्टेब्लिश हेयर, विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश हेयर, जो कि आज हम, वो पहले था नालंदा, लेकिन आज हम इस पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आज हम प्रपोज कर रहे हैं, आज हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ स्थापित हो जाए। स्कॉलर्स फ्रॉम सच डिस्टेंट कंट्रीज़, कहता है कि विद्वान लोग बहुत दूर दूर, विद्वान लोग स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज़, दूर दूर के देशों से, डिस्टेंट कंट्रीज़ माने दूर दूर के देशों से, जैसे चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, टर्किस्तान से एंड मंगोलिया से वो लोग आते थे। केम टू नालंदा, वो लोग नालंदा आते थे टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो लोग क्या करने आते थे, स्टडी करने आते थे। किसको स्टडी करने आते थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर को, बुद्धिस्ट साहित्य को वो लोग कलेक्ट करने आते थे, इसको पढ़ने के लिए आते थे। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, नालंदा में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी एशिया की, बिगेस्ट लाइब्रेरी। इट वॉज फ्रॉम नालंदा दैट कॉपीज़ ऑफ मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, कहता है कि ये नालंदा से ही था, ऐसा है ना, नालंदा में बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। तो वही कह रहे हैं कि नालंदा ही कुछ ऐसा था, इट वाज फ्रॉम नालंदा, वो नालंदा से ही था। दैट कॉपीज़ ऑफ मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, कहता है कि बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स की बहुत सारी है ना प्रतियाँ, उनकी कॉपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते दोस्तों हाथ से लिखा हुआ, हस्तलेख है ना, हाथ से लिखा हुआ जो कुछ था उसमें, उस लाइब्रेरी में था। थ्रू ट्रैवलिंग पिलग्रिम्स रीच्ड चाइना, मतलब जो पिलग्रिम्स चाइना से आए थे, वो जो हस्तलेख था, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था, वो है ना उन यात्रियों के द्वारा चाइना पहुंच गया। वो यात्री उसको लेकर चाइना चले गए। एंड वो ट्रांसलेटेड इन चाइनीज़, और उनका ट्रांसलेशन जो है, उनका अनुवाद जो है उनका चाइनीज़ में किया गया। क्लियर। इन अ वे, अगर एक तरह से देखा जाए, नालंदा हैड ब्लोजम्ड फोर्थ एज ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। नालंदा ब्लोजम हुआ था, फल फूल गया था, खिल गया था, खिलकर सामने आया था। फोर्थ माने सामने आना, ब्लोजम फोर्थ माने खिलकर सामने आना, खुलकर खिलकर बिल्कुल है ना फूल की तरह खिलकर सामने आया था। एज ए सेंटर ऑफ, एक केंद्र की हैसियत से। कैसा केंद्र था वो, सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा, उच्च है ना ज्ञान के केंद्र के रूप में ये जो नालंदा है सामने उभर कर आया था। इट वॉज कंसिडर्ड, और ऐसा माना जाता था, ऐसा सोचा जाता था, अ मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा। और एक मार्क ऑफ ऑनर बोलते दोस्तों आदर का प्रतीक। इसको हम लोग कहेंगे सम्मान का चिन्ह, है ना, ए मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा। तो नालंदा के साथ एक सम्मान का चिन्ह, आदर का प्रतीक क्या हो गया था, जुड़ गया था, एसोसिएट हो गया था। द सिटीजन्स इंश्योर्ड, नागरिकों ने इंश्योर किया था, पक्का किया था। क्या पक्का किया था, द प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी अ रेयर वॉल्यूम। कहता है कि उन लोगों ने प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, महफूज रखना पक्का किया था वहाँ के नागरिकों ने। किस चीज़ को, ऑफ मैनी ए रेयर वॉल्यूम। कहता है कि बहुत सारे जो हस्तलेख थे उनमें से रेयर माने दुर्लभ, जो मुश्किल से मिले, उसको उन लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने उसको क्या किया था, उसको संरक्षण दिया था, संरक्षित इंश्योर किया था, पक्का किया था उसका संरक्षण। किसका, रेयर वॉल्यूम का। बाय गेटिंग कॉपीज़, उन कॉपीज़ को प्राप्त करके, उन प्रतियों को प्राप्त करके, एंड कीपिंग देम हेयर, और उनको वहाँ रख करके, किसमें, लाइब्रेरी में, हेयर फॉर सेफ कस्टडी, ताकि वो महफूज रह सके, सेफ जगह पर रह सके, सुरक्षित जगह पर रह सके। ठीक है, सुरक्षित अभिरक्षा में उन नागरिकों ने उन हस्तलेखों को वहाँ क्या किया था, रखा
था। ठीक है, ओके। व्हेन इन 12th सेंचुरी, कहता है कि जब 12वीं सदी में इट्स लाइब्रेरी वाज डिस्ट्रॉयड, 12वीं शताब्दी का जब वक्त आया, जब समय आया, उस वक्त ये लाइब्रेरी क्या हुआ, बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मैनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे हस्तलेख जो वहाँ मौजूद थे, हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वे, वो पहले ही अपना रास्ता बना चुके थे। कहाँ तक? टू नेपाल एंड तिब्बत, उनको नेपाल और तिब्बत ले जाया जा चुका था। एंड मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर, अब बहुत सारे दूसरे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हस्तलेख थे, वो आज भी उस लाइब्रेरी में वहाँ पर मौजूद है। हम लोग पैरा 7 के बारे में बात करते हैं, आपको समझ में आ रही है बात? विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड, कहता है कि बिना किसी हवाला दिए, बिना किसी रेफरेंस के टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, किसी एक विशेष धर्म को बिना रेफरेंस किए 100 भाषण, 100 लेक्चर्स, 100 स्पीचेस डिलीवर किए जा चुके थे, दिए गए थे। एवरी डे एट नालंदा, दिए जाते थे नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, किसी बिना किसी धर्म विशेष को है ना ध्यान में रख करके, या बिना किसी धर्म विशेष को रेफरेंस दे करके, रेफ़र करके, उसका हवाला करके, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि 100 लेक्चर्स हर दिन नालंदा में दिया जाता था, डिलीवर किया जाता था। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, दोनों तरह के लिटरेचर से, ब्राह्मणिकल हो, ब्राह्मण से संबंधित हो, ब्राह्मणवाद से, या बुद्धिस्ट साहित्य से, दोनों तरह के लेक्चर्स वहाँ दिए जाते थे। ये नहीं, फिलोसॉफी के भी लेक्चर्स होते थे, साइंस के भी लेक्चर्स होते थे, और कला के भी, आर्ट्स के भी लेक्चर्स होते थे। फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें नालंदा विश्वविद्यालय में उसके सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। क्या क्या? फिलोसॉफी, साइंस, आर्ट्स, है ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर और ब्राह्मणिकल लिटरेचर, ये सारी बातें वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस का, एक पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था। अब मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स, कहता है कि ज़्यादातर, बहुत सारे, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स बोलते हैं दोस्तों, बुद्धिस्ट के जो पंडित होते हैं उसको हम लोग मॉन्क्स बोलते हैं। वो जो मॉन्क्स थे यूज्ड टू स्टडी द वर्क ऑन महायान एंड अदर 18 निकायाज ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ। कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट जो पंडित थे या बुद्धिस्ट जो आलिम थे, जानकार थे, वो लोग यूज़ टू स्टडी, वो लोग पढ़ा करते थे, स्टडी किया करते थे, अध्ययन किया करते थे। किस चीज़ का? वर्क ऑन महायान, वर्क ऑन महायान के कामों पर। अब देखिए, बुद्धिस्ट में 2 ग्रोह हैं, 2 ग्रुप हैं, हीनयान, महायान। तो हीनयान थोड़ा समझा जाता है कि वो लो कैटेगरी का है, और महायान थोड़ा वो अपर कैटेगरी का है। तो ये जो मॉन्क्स थे महायान अपना अपर कैटेगरी के लिटरेचर पर वो लोग स्टडी कर रहे थे। और दूसरे 18 जो निकायज थे, निकाय माने बोलते हैं समुदाय, निकायज का मतलब होता है समुदाय, जो 18 जो और बुद्धिस्ट फेथ के, बुद्धिस्ट जो बुद्धों का जो क्या था, आस्था थी, बौद्ध लोगों का जो आस्था थी, उन आस्था के जो 18 निकाय थे, 18 समुदाय थे, उनके बारे में ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ये वहाँ स्टडी करते थे। बात समझ में आई आपको? महायान के बारे में, हीनयान के बारे में नहीं, महायान के बारे में, और 18 निकाय जो समुदाय थे, जो बुद्धिस्ट जो क्या था, फेथ था, है ना, ठीक है, उसके बारे में वो लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कौन? बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बट देयर ऑल्सो वाज प्रोविज़न, बट वहाँ ऐसा कोई इंतज़ाम था, मैनेजमेंट था, प्रोविज़न था फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ वेदास, कि वहाँ वेदास का भी स्टडी करवाया जाता था, है ना, और अलाइड लिटरेचर और उससे संबंधित जो साहित्य था उसका भी वहाँ
स्टडी होता था उसको भी लोग वहाँ पढ़ते थे। द लिबरलिज्म प्रैक्टाइज्ड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़, कहते ये जो उदारवाद है, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, वहाँ प्रैक्टिस किया जाता था है ना, उदारवाद का, खुले विचार का। लिबरलिज्म माने खुला विचार, उदारवाद प्रैक्टिस किया जाता था है ना, उसका उपयोग किया जाता था बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज़, वहाँ के जो शैक्षणिक जो अधिकारी थे, अथॉरिटीज़ थे, उनके द्वारा ये लिबरलिज्म का, उदारवाद का है ना प्रदर्शन किया जाता था। कहाँ का? वो अथॉरिटीज़ कहाँ के थे? नालंदा के थे। वॉज यूनिक एंड सीड्स ऑफ नालंदा, ये काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अद्वितीय था। एंड सीड्स ऑफ नालंदाज राइज, और कहता है कि नालंदा के बढ़ने का, राइज होने का, उत्थान का जो बीज है और उसके प्रोग्रेस का जो बीज है, प्रोग्रेस माने उसके डेवलपमेंट का, उसकी उन्नति का जो बीज है, ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, ये रहता था पूरी तरह से एकेडमिक एटीट्यूड में, मतलब शैक्षणिक रवैया में, मतलब जो नालंदा था वो पूरी तरह से शैक्षणिक रवैये, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने है ना अपनी ज्ञान पर उसका उत्थान है ना निर्भर करता था। मतलब नालंदा का उत्थान जो हुआ था वो उसकी ज्ञान की वजह से हुआ था, उसकी है ना एकेडमी की वजह से हुआ था। एकेडमिक जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, चूँकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी इसलिए वो मशहूर होता जा रहा था। उसके उत्थान का कारण सिर्फ यही था, क्या था? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, स्टडी, विच फ्रीली एक्सपोज इटसेल्फ, जो कि फ्रीली मुक्त रूप से क्या हुआ? एक्सपोज इटसेल्फ, खुद को क्या क्या एक्सपोज कर दिया, खोल दिया। एक्सपोज में होता है राज खोलना। इटसेल्फ टू द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो खुलकर सामने आया, किस चीज़ को लेकर के? टू द रिलीजन एंड फिलोसफी, धर्म और दर्शन ऑफ ऑल मैनकाइंड, सारे ह्यूमन जाति, सारी मानवता के दर्शन और धर्म है ना को उनने एक्सपोज कर दिया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म या जाति को लेकर के वो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पूरी मानवता को लेकर के, वो मानवता के धर्म को लेकर के वो आगे बढ़ा, उसको राइज किया, है ना। क्लियर है? विदाउट एनी प्रीजुडिस एंड व्हाट्सएवर, बिना किसी पूर्वाग्रह के। पूर्वाग्रह बोलते दोस्तों प्रीजुडिस। कभी होता है ना कि हम किसी के प्रति पहले से अपना हम विचार बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा होगा, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। मतलब किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने आप को राइज किया, अपने आप को है ना प्रोग्रेस के पाथ पर बराबर बनाए रखा। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा अजीब सा था, टफ्ता भी था। तो चलिए, ये हमारा सेकंड काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये हमारा सेकंड जो लेक्चर है अपने ख़त्म को, समाप्ति को पहुंचता है। ये पेज नंबर 23 तक हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। अगला लेक्चर हम लोग पेज नंबर 24 से शुरू करेंगे। एक लेक्चर हमारा और होगा। चलिए, हमको दीजिए इजाज़त, हम चलते हैं। और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।